नमस्कार, मैं आलोक पुराणिक फिर हाजिर हूं आपके साथ एक नया विषय लेकर। ये विषय सामयिक भी है, ये विषय स्थायी महत्व का भी है। इस विषय का ताल्लुक अर्थशास्त्र से भी है, इस विषय का ताल्लुक नैतिक शास्त्र से भी है, इस विषय का ताल्लुक राजनीति से भी है। विषय है स्वास्थ्य सेवाओं में निजी क्षेत्र, लुटेरा अर्थशास्त्र। कोरोना का भय सब तरफ व्याप्त है, सब तरफ व्याप्त है। दिल्ली के एक निजी अस्पताल ने अपने एक कम्युनिकेशन में ऐसा स्पष्ट किया कि कोरोना का इलाज करने के लिए 3 लाख रुपए मिनिमम देने पड़ेंगे। भले ही आप 1 दिन में फ्री हो, भले ही आप 2 दिन में फ्री हो। दिल्ली में ऐसी खबरें हैं कि 3 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक का बिल निजी क्षेत्र के अस्पताल बना रहे हैं। दिल्ली का जो हाल है उसमें 2 विकल्प मौजूद हैं। या तो आप सरकारी अस्पतालों के दरवाजे पर दम तोड़ने मर जाएं, या आप निजी क्षेत्र के अस्पतालों में जाकर अपना इलाज कराएं और अपनी जेब बहुत बड़े स्तर पर कटवाएं। अब सवाल यह है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनकी जेब में पैसा है, 3 लाख पर हेड एक फैमिली में अगर 4 मेंबर्स से भगवान ना करे कि उनको कोरोना हो जाए और 4 मेंबर्स के लिए 12 से 15 लाख का अगर खर्चा निजी क्षेत्र के अस्पतालों को देना पड़े, तो निश्चय ही हम कह सकते हैं कि निजी क्षेत्र के अस्पतालों ने आपदा में बहुत बड़े अवसर की तलाश कर ली। ऐसे अवसरों की तलाश ऐतिहासिक है। दशकों में, सालों में कई एक बार इस तरह का मौका मिलता है और वो तलाश बहुत बखूबी हो गई है और लोग कमा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या विकल्प है, क्या रास्ता है? क्या सरकारी अस्पतालों में आप जाकर अपना दम तोड़ने का इंतजाम करें? हालांकि सरकार का यह दावा है और बार बार दावा है कि 4200 बेड खाली हैं, 3500 बेड खाली हैं, 3000 बेड खाली हैं। ये सूचना के तौर पर हमारे सामने उपस्थित है, लेकिन तथ्य के तौर पर क्या सामने आ रहा है कि एक एम्बुलेंस में एक व्यक्ति, एक महिला 8 निजी और सरकारी अस्पतालों के चक्कर काटती रही, उसे एडमिशन नहीं मिला। बेड खाली होना एक सच्चाई है और बेड उस महिला को उपलब्ध ना होना और उसकी मौत होना दूसरी सच्चाई। ऐसी सूरत में क्या करे आम आदमी? आम आदमी फिर करेगा ये कि पूरी जिंदगी की कमाई बटोर के 8-10 लाख 12 लाख लेके पहुंचेगा निजी क्षेत्र अस्पताल के, भैया पैसे लो और मेरा इलाज करो। और जिनके पास वो 10-12 लाख भी नहीं है, वो अंततः एक लाश की संख्या के तौर पर बदलकर किसी शमशान घाट में, कब्रिस्तान में दफन हो जाएंगे और वो हमारे सामने सिर्फ एक नंबर के तौर पर आएंगे। 10 मर गए, 12 मर गए, 14 मर गए, 16 मर गए, 18 मर गए। कोई प्रोमिनेंट व्यक्ति, कोई प्रोफेसर, कोई पत्रकार, प्रोमिनेंट उस तरह से नहीं, कोई बड़ा नेता अगर बीमार पड़ता है तो हम सुनते हैं उसके बारे में, निजी क्षेत्र के फला अस्पताल में 7 दिन रह के आए। उनके लिए कोई धन का संकट नहीं। आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है, आपके पास कोई रसूख है, तो संकट नहीं है। संकट इस मुल्क में आम आदमी के सामने है। निजी क्षेत्र ने एक ऐसी लुटेरी अर्थव्यवस्था विकसित कर ली है चिकित्सा क्षेत्र में कि जो मैं बहुत ईमानदारी से कहना और समझना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा, अभेद्य है। इसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। अब कैसे इससे निपटे? इसका रास्ता सिर्फ ये है, हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाए। हेल्थ इंश्योरेंस जब आप कराते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस करा के अब भुगतान करना आपकी जिम्मेदारी नहीं रहती, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की होती है। तो 3 लाख लो, 4 लाख लो, 5 लाख लो, वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देगी। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी तो कारोबार करने बैठी है, वो आपसे हर साल का प्रीमियम चार्ज करेगी। तो हर साल का प्रीमियम आप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को दें और वो भुगतान करें अस्पतालों को
और आपका जीवन बचे। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता भारतवर्ष में हमें कहां नजर आता है? चैरिटेबल अस्पताल है, बहुत शानदार अस्पताल है, लेकिन माफ करें, चैरिटेबल अस्पताल जो अच्छे अस्पताल है उनकी फीस, उनके शुल्क, उनके ढांचे आप देखें, उनमें और निजी क्षेत्र में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। तो कुल मिला के अर्थशास्त्र निजी बनाम सरकारी है। सरकारी में दिक्कत वही है, सारी चीजें कागजों पे, आंकड़ों पे परफेक्ट है, 4200 बेड खाली हैं, मगर वो मिलेंगे नहीं, ये सच्चाई है। तो कुल मिला के हम पिछले कई सालों में निजी क्षेत्र की ऐसी लुटेरी अर्थव्यवस्था विकसित कर चुके हैं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कि जिससे बाहर जाने की राह हमको नहीं दिखाई पड़ती। अरविंद केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक की बात की थी। मोहल्ला क्लिनिक अगर कामयाब होते तो पूरे विश्व के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण के तौर पर उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली दुर्भाग्य से आज की तारीख में उन राज्यों में से है जिसकी एजुकेशन में कामयाबी की बात आप कर सकते हैं। स्कूल, सरकारी स्कूल, इसकी बहुत पॉजिटिव चर्चा हम सुन सकते हैं, लेकिन हेल्थ के क्षेत्र तबाही। अब इसे कैसे निपटा जाए, इसका रास्ता क्या निकाला जाए? सारे नीति निर्धारकों को राज्य के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर विचार करना चाहिए। एक रास्ता केजरीवाल जी ने निकाला कि साहब दिल्ली में हम बाहर के पेशेंट्स को नहीं आने देंगे, लेकिन वो फैसला पलट दिया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा, और तर्क था कि स्वास्थ्य का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिकार इस मुल्क में आप तब ले सकते हैं जब आप समर्थ हो, वरना आप सरकारी अस्पताल के बाद चीख के दम तोड़ के मर जाइए, आपको एडमिट नहीं किया जाए। तो इस मामले में हमको समझना यह है कि एक आम व्यक्ति के लिए रास्ता क्या निकलता है। जो मुझे रास्ता दिखाई पड़ता है अर्थशास्त्र के छात्र और या छात्रा के तौर पर कि हर मध्यम वर्गीय व्यक्ति को तो कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, ताकि वो इस चिंता से मुक्त हो जाए कि 3 लाख का या 4 लाख का बिल उसका अगर कोरोना का बनेगा तो कहां से देगा, कैसे देगा। बाकी जो तबका इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, उनके हेल्थ इंश्योरेंस के बिल का जिम्मा तमाम कंपनियों के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले खर्च की मद में डाला जाना चाहिए। स्वास्थ्य के अधिकार से पहले है जीवन का अधिकार। झुग्गी वाले का भी जीवन का अधिकार है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का उनका मद है उसमें वो पैसा दें और वहां से उनका जीवन का अधिकार सुनिश्चित हो पाए। निजी क्षेत्र के अस्पतालों को आप इस बात के लिए अनुशासित करें कि वो आपदा को अवसर में ना बदलें, ये बात बहुत मुश्किल है। इसलिए बहुत मुश्किल है, उनका तर्क ये रहता है कि साहब हमारा बहुत खर्चा होता है, हमारा स्टाफ है, हमारी सुविधा, हमारी वो सुविधा, हम कहां से लाएं? आपसे वसूलेंगे, बिल्कुल वसूलिए, और चूंकि निजी क्षेत्र में है तो प्रॉफिट पे वसूलेंगे, तो प्रॉफिट वसूलते हैं। और ये तथ्य बहुत अनजाना नहीं है कि बड़े बड़े अस्पतालों के पीछे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स और बड़े उद्योगपति हैं। करीब 2 दशक से ज्यादा तमाम अखबारों में, तमाम मैगजीन्स में, तमाम अदालतों में मैं सुनता पढ़ता, वहां भी सुनते पढ़ते आए होंगे कि अपोलो अस्पताल को जमीन दी गई थी, दिल्ली सरकार ने बहुत कम कीमत पर दी थी और वहां भी आर्थिक तौर पर विपन्न लोगों की भर्ती नहीं होती, लगातार नहीं होती। अगर आप समर्थ हैं तो न्यायालय भी आपके साथ है, अगर आप समर्थ हैं तो मीडिया भी आप एक हद तक मैनेज कर सकते हैं। तो कुल मिला के इस प्रॉब्लम का प्रशासनिक स्तर पर अगर कोई आपसे पूछे सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि साहब निजी क्षेत्र के प्रॉफिट कमाने की अकूत आकांक्षाओं पर व्यावहारिक तौर पर बंदिश नहीं लगाई जा सकती। ऐसा हम तजुर्बे से और इतिहास की रोशनी में देखकर कह सकते हैं। बातें आप चाहे जो करें, तो क्या करें? इंश्योरेंस
हर व्यक्ति कराए, हेल्थ इंश्योरेंस हर व्यक्ति कराए। ये अलग बात है कि उसका फायदा भी निजी क्षेत्र की एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को या कुछ केस में सरकारी कंपनी को मिले, लेकिन जीवन तो बचे, जीवन तो बचे। कोई प्रॉफिट अर्न कर ले, ये इशू इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इशू है जीवन तो बचे, तो जीवन नहीं बच रहा है। अगर आप दिल्ली में समर्थ नहीं है, आपके पास धन नहीं है, आपका रसूख नहीं है, तो आपका जीवन खतरे में है। इस बात को आप केजरीवाल जी के समर्थक हों, आप किसी के समर्थक हों, जीवन और कोरोना तो हर पॉलिटिकल पार्टी से निरपेक्ष है। इस आशय की खबरें हैं कि ऐसे ऐसे प्रोफेसर जो कई सालों से पढ़ा रहे हैं, 7-8 अस्पतालों में खटखटाया दरवाजा, नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कई बार पैसा देने के बावजूद भी आपका इलाज संभव नहीं है। लेकिन अगर आप भुगतान करने की पोजीशन में है तो आपके जिंदा बचे रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, कंपेयर टू द सिचुएशन, उस स्थिति की तुलना में जब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है। बहुत क्रूर व्याख्या है जीवन और अर्थ की, लेकिन व्यवहारिक तौर पर यही व्याख्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस हर व्यक्ति कराए। जो अपनी जेब से करा सकता है वो अपनी जेब से कराए, और जो कराने की पोजीशन में नहीं है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR का जो मद है, कंपनीज एक्ट के तहत एक तय कैटेगरी वाली कंपनी को खर्च करना है, वहां से उसका भुगतान किया जाए। ये बहुत वांछनीय सॉल्यूशन नहीं भी है, लेकिन मेरी दृष्टि में जान बचाने के लिए जो कुछ किया जा सके किया जाना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद। ये बहुत दुखी कर देने वाला टॉपिक था, लेकिन प्रशासनिक सेवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भी है कि वो इस तरह का विषय आता है कि क्या किया जाए। तो मैंने कोशिश की कि इसका एक विकल्प हम सोचें। आप सबसे निवेदन है कि आप खुद तो सब्सक्राइब करें ही, साथ में अपने तमाम फ्रेंड से रिक्वेस्ट करें जो सिविल सर्विसेज के इम्तिहान की तैयारी में बैठे हुए हैं। और यहाँ हम तमाम विषयों के आर्थिक आयाम और आर्थिक विषयों पर हिंदी भाषा में प्रामाणिक तरीके से, सहज तरीके से बातें रखने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। फिर हाजिर होते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।